स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 7 अभ्यास का नाम है पी ब्लॉक के तत्व में आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल प्रयोगशाला विधि कैसे बनाया जाता है, उसके भौतिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पर ये नोट कर लेंगे नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो HNO3 होता है। याद रखिएगा HNO3 किसका सूत्र है? तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। अब नाइट्रिक अम्ल का सबसे पहले खोज किसने किए थे और किस सन में खोज हुआ था? तो यहाँ नोट कर लीजिए कि नाइट्रिक अम्ल का निर्माण सर्वप्रथम ग्लाम्बर ने सन 1658 ईस्वी में सोरे HNO3 तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को गर्म करके किया था। तो किस सन में किए थे? 1658 ईस्वी में सोरे का सूत्र क्या है? KNO3, उसको पोटेशियम नाइट्रेट भी कहा जाता है, तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को क्या किए थे? गर्म करके और किसको बनाए थे? नाइट्रिक अम्ल को बनाए थे। इसे सोरे, याद रखिएगा सोरे का अम्ल भी कहा जाता है। ये सोरे का अम्ल भी कहा जाता है। यह N2O5 का हाइड्रेट है। किसका हाइड्रेट है? N2O5 का हाइड्रेट है। प्राचीन काल में इसे एक्वा फार्टिस भी कहा जाता है। प्राचीन काल में इसे क्या कहते थे? एक्वा फार्टिस भी कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि नाइट्रिक अम्ल का खोज किसने किए थे और किस सन में खोज हुआ था और कौन से केमिकल को मिलाया गया जिससे नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हुआ। तो आप सभी विद्यार्थी से कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधियां। नाइट्रिक अम्ल बनाने की कितनी विधियां हैं? तो नाइट्रिक अम्ल बनाने की 2 विधियां हैं। कितने विधियां हैं? 2 विधियां। पहला जो है प्रयोगशाला विधि है और दूसरा जो है औद्योगिक विधि है। अब प्रयोगशाला विधि मतलब में प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है, अब इनके बारे में समझेंगे। उसके बाद से औद्योगिक विधि के बारे में समझेंगे कि औद्योगिक विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है। तो अब यहाँ पहले प्रयोगशाला विधि के बारे में समझेंगे। तो यहाँ नोट कर लेंगे कि नाइट्रिक अम्ल बनाने के प्रयोगशाला विधि। अब हेडिंग को पहले नोट कर लेंगे कि नाइट्रिक अम्ल जो बनाया जाएगा वह किस विधि से बनाया जाएगा? तो प्रयोगशाला विधि से बनाया जाएगा। उसके बाद से औद्योगिक विधि पढ़ेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे कि प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट का दूसरे नाम होता है सोरे। क्या होता है? सोरे होता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाई जाती है। तो यहाँ पर 2 केमिकल का प्रयोग करेंगे। पहला केमिकल का नाम है पोटेशियम नाइट्रेट है और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? नाइट्रिक अम्ल बनेगा। तो अब यहाँ रिएक्शन को लिख लेंगे कि यह कैसे बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे पोटेशियम नाइट्रेट, इसको सूत्र होता है KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट हो गया और उसमें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाएंगे H2SO4। जब इसको मिला करके जब गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद से यहाँ बनेगा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और उसके साथ जो है नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, HNO3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या क्या मिलाया गया? तो यहाँ पोटेशियम नाइट्रेट को और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया गया तो क्या बना है? नाइट्रिक अम्ल बना है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो HNO3 होता है। तो समझ में आ गया होगा। इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित ये रिएक्शन आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। अब पढ़ेंगे भौतिक गुण। नाइट्रिक अम्ल का जो भौतिक गुण क्या होता है अब इनके बारे में समझेंगे। तो भौतिक गुण में एक एक लाइन को बताया जाएगा और इसे आप सभी विद्यार्थी नोट करते
चलिएगा। तो यह भौतिक गुण में पहला लिखेंगे कि पहला इसका जो भौतिक गुण है कि यह शुद्ध जो है HNO3 जो होते हैं वह रंगहीन द्रव होते हैं। क्या होते हैं? रंगहीन। तो यहाँ लिख लेंगे शुद्ध HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल जो हैं क्या होते हैं? रंगहीन द्रव होते हैं। रंगहीन क्या हैं? द्रव हैं। शुद्ध HNO3 क्या होते हैं? रंगहीन द्रव होते हैं। दूसरा लिखेंगे कि यह जल में पूर्ण विलय होता है। जल में क्या होता है? यह पूर्ण विलय होता है। तो यहाँ लिख लेंगे कि यह जल में, तो यहाँ लिख लेंगे यह जल में पूर्ण विलय होते हैं। पूर्ण क्या होते हैं? विलय होते हैं। विलय मतलब घुल जाते हैं। यह जल में पूर्ण रूप से क्या होते हैं? घुल जाते हैं। तीसरा लिखेंगे अब यहाँ पर, तीसरा HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, इसको कहा जाएगा नाइट्रिक अम्ल का क्वथनांक क्या होता है? 78.2 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक क्या है? -41.3 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ लिख लेंगे कि HNO3 का क्वथनांक कितना होता है? 78.2 डिग्री सेल्सियस। हिमांक जो है -41.3 डिग्री सेल्सियस होता है। चौथा जो इसका भौतिक गुण है, जल की मात्रा बढ़ने से, यहाँ लिखेंगे जल की मात्रा बढ़ने से इसका क्वथनांक, जल की मात्रा बढ़ने से इसका क्वथनांक भी बढ़ता है। क्वथनांक भी बढ़ता है। अगर जल की मात्रा बढ़ता है तो इसका क्वथनांक भी क्या होता है? बढ़ता है। और यहाँ पांचवा जो लिखेंगे, पांचवा इसका भौतिक गुण, इसका रंग बधुआ पीला हो जाता है। इसका रंग बहुधा पीला हो जाता है। तो यहाँ पर 5 जो है भौतिक गुण बताया गया। तो इस भौतिक गुण को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। रासायनिक गुण में अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल का अपघटन। मतलब नाइट्रिक अम्ल का अपघटन होता है तो क्या क्या बनता है? तो यहाँ नोट कर लेंगे कि प्रकाश द्वारा नाइट्रिक अम्ल की वाष्प नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाती है। मतलब जो नाइट्रिक अम्ल होता है वह प्रकाश के द्वारा जो है नाइट्रिक अम्ल का जो वाष्प होता है वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में क्या होता है? अपघटित हो जाता है। तो HNO3 ये किसका सूत्र है? तो नाइट्रिक अम्ल है। और यह जो प्रकाश के द्वारा जो है, किसके यहाँ पे प्रकाश लिख सकते हैं कि प्रकाश के उपस्थित में यह किस में बदल गया है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब NO2 का नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है और ऑक्सीजन बना है, उसके साथ जल भी प्राप्त हुआ है। तो यहाँ नाइट्रिक अम्ल का अपघटन आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि मतलब ये प्रकाश के उपस्थित में जब होता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में क्या होता है? अपघटित हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अम्लीय प्रकृति। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके सोडियम नाइट्रिक अम्ल बनाता है। मतलब जो है नाइट्रिक जो अम्ल है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया करता है तो सोडियम नाइट्रिक अम्ल बनाता है। तो NaOH का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। तो NaOH इसका नाम
नाम है जो है सोडियम हाइड्रॉक्साइड, और यह जो नाम है क्या नाम है नाइट्रिक अम्ल है। जब इसको दोनों को मिलाया गया है तो क्या बना है सोडियम नाइट्रिक अम्ल बना है, और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त हुआ है। तो इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी जरूर अपने कॉपी में लिखिए, और 2 बार रिएक्शन रफ पर लिखेंगे, निश्चित है आपको रिएक्शन याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण क्या है? तो यह बेंजीन से क्रिया करने पर नाइट्रोबेंजीन बनता है। जब ये बेंजीन से जब क्रिया करता है तो क्या बनता है नाइट्रोबेंजीन बनता है। तो इसका जो नाम है बेंजीन है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, मतलब सेकंड किताब में हम लोग पढ़ा जाएगा। बेंजीन है, टाइलिन है और फिनोल है, ये सब आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें आप केवल यहाँ याद रखेंगे कि यह जो बना है बेंजीन है, इसमें 6 आपका है 1 2 3 4 5 6, और ये बीच में जो गोल का बना रहता है तो इसका नाम बेंजीन है। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है, याद रखे रहिएगा। जब बेंजीन जो है नाइट्रिक अम्ल के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बना है नाइट्रोबेंजीन बना है। NO2 का नाम नाइट्रो हो जाएगा, और ये जो बना हुआ है ये बेंजीन हो गया, और उसके साथ जो है क्या प्राप्त हुआ जल भी प्राप्त हुआ। तो नाइट्रीकरण क्या है समझ में आ गया होगा कि ये बेंजीन से जब क्रिया करता है तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। इस क्रिया को ही नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। लिख सकते हैं नीचे कि इस अभिक्रिया को नाइट्रीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब अगला जो क्रिया है आयरन से क्रिया। अब आयरन से जब क्रिया होता है तो इसमें 3 रिएक्शन को आपको लिखना है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो पहला जो है आयरन से क्रिया करेगा तो ठंडे तथा अति तनु नाइट्रिक अम्ल। अब नाइट्रिक अम्ल कितने % रहेगा? लगभग 5% के साथ जब अभिक्रिया करने पर क्या बनता है फेरस नाइट्रेट तथा अमोनियम नाइट्रेट बनता है। तो यहाँ पे जो है नाइट्रिक अम्ल जो है 5% को ले करके गर्म करेंगे। आयरन का मतलब लोहा के साथ जो है 5% नाइट्रिक अम्ल के साथ जब गर्म किया जाता है तो यहाँ जो है आयरन है और यह जो है नाइट्रिक अम्ल है, तो क्या बनता है तो फेरस नाइट्रेट, इसका नाम है फेरस नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्रेट इसका नाम है, यह नाइट्रेट जो है NH4NO3 जो है इसका नाम जो है अमोनियम नाइट्रेट है, और यह जो है जल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मतलब ठंडे तथा अति तनु नाइट्रिक अम्ल जो है लगभग 5% के साथ जब अभिक्रिया करता है तो फेरस नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट बनता है। अगर 20% जो है नाइट्रिक अम्ल को ले लिया जाए तब क्या बनेगा? तो यहाँ पे 5% को लिया गया तो क्या क्या बना आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। अब 20% ले लिया जाएगा तो क्या बनेगा? तो यहाँ लिखेंगे ठंडे तथा तनु नाइट्रिक अम्ल लगभग 20% के साथ अभिक्रिया करने पर फेरस नाइट्रेट तथा नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। तो अब यहाँ देखिए फेरस नाइट्रेट तो इसमें भी बना है और इसमें भी जो है फेरस नाइट्रेट बना है, लेकिन यहाँ पे क्या बनता है नाइट्रस ऑक्साइड जो है लाफिंग गैस इसको कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है बना है। तो यहाँ पे 4 जो है Fi है, यह क्या है आयरन है, और यह जो है HNO3 जो है नाइट्रिक अम्ल है। जब ये दोनों को मिलाया गया है तो यहाँ जो बना है फेरस नाइट्रेट बना है, और नाइट्रस ऑक्साइड N2O इसको हंसने वाला गैस भी कहा जाता है। तो N2O और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त हुआ है। तो समझ में आ गया होगा कि नाइट्रिक अम्ल का अगर 20% के साथ जब गर्म करेंगे आयरन के साथ तो हमारा क्या क्या बना, और इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए। इस रिएक्शन को 2 बार रफ पर 1-2 बार और नोट करिए, जिससे आपको रिएक्शन अच्छे से क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। अब हमारा तीसरा जो इसका क्या है, मतलब यहाँ पे जो है परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे 60% अगर ले लिया जाए ठंडे तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, मतलब यहाँ पे जो है 60% अगर लेंगे, यहाँ 60% के साथ अभिक्रिया करने पर फेरिक नाइट्रेट क्या हो गया आपका, पहले क्या था फेरस नाइट्रेट था, अब क्या हो गया फेरिक नाइट्रेट तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। मतलब जो है अब यहाँ सांद्र जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, सांद्र सल्फ्यूरिक नहीं सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नाइट्रिक जो अम्ल है वह 60% के अगर साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है फेरिक नाइट्रेट बनता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ नाम है आपका ये आयरन है और नाइट्रिक अम्ल है, और ये जो गर्म किया गया है तो फेरिक नाइट्रेट बना है, और NO2 जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है, और उसके साथ जो है जल बना है। तो यहाँ 3 रिएक्शन जो है आपको बताया गया जो
आयरन से क्रिया करना था, लोहा से क्रिया किया। कौन क्रिया किया? तो नाइट्रिक अम्ल जो है लोहा से क्रिया किया। तो क्या क्या बना? तो यहाँ पे प्रतिशत अलग अलग लेने पर अलग अलग जो है पदार्थ बन रहा है। तो आपसे विद्यार्थी से नोट कर लीजिए और इसे जरूर इसको तैयार करते चलिए। अब यहाँ लिखेंगे टीन से क्रिया। अब टीन से जब क्रिया करेगा, कौन क्रिया करेगा? तो नाइट्रिक जो अम्ल है वह टीन से जब क्रिया करता है तो क्या बनता है? तो यहाँ पे लिख लेंगे कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ टीन धातु से अब क्रिया होता है तो मेटास्टैनिक अम्ल बनता है। देखिए मेटास्टैनिक अम्ल कैसे बनता है, कई बार ये परीक्षा में आ चुका है अति लघुत्तरी में कि मेटास्टैनिक अम्ल क्या होता है या मेटास्टैनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे एसएन का नाम जो है टीन है। एसएन का जो सूत्र होता है, मतलब एसएन किसका प्रतीक है? तो टीन का प्रतीक है। और HNO3 जो है नाइट्रिक अम्ल है। जब इसको दोनों को मिला के जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? मेटास्टैनिक अम्ल। यह मेटास्टैनिक अम्ल का सूत्र है H2SNO3 जो है मेटास्टैनिक अम्ल है। और इसके साथ जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनता है और जल भी प्राप्त होता है। तो समझ में आ गया होगा कि ये मेटास्टैनिक अम्ल कैसे बनता है। तो टीन को और नाइट्रिक अम्ल को जब मिला देते हैं तो मेटास्टैनिक अम्ल बन जाता है। तो इस रिएक्शन को आपसे विद्यार्थी नोट कर लीजिए। यह रिएक्शन संतुलित है, आप सभी भी संतुलित कर लीजिएगा। अगर संतुलित नहीं होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला जो हमारा है आयोडीन से क्रिया। जब आयोडीन से क्रिया करेगा, कौन आयोडीन से क्रिया करेगा? तो नाइट्रिक अम्ल जो है आयोडीन से जब क्रिया करता है तो क्या बनता है? तो यहां लिखेंगे नाइट्रिक अम्ल आयोडीन से क्रिया करके आयोडिक अम्ल निर्मित करता है, आयोडिक अम्ल बनाता है। क्या कौन अम्ल बनाता है? आयोडिक अम्ल बनाता है। उसका सूत्र क्या होता है अभी आगे बताया जाएगा। तो यह जो है आयोडीन है। क्या है? आयोडीन। आयोडीन के सूत्र क्या है? I2 जो है प्लस जो है HNO3 जो है किसका सूत्र है? नाइट्रिक अम्ल है, मिलाया गया तो यह जो सूत्र बना है आयोडिक अम्ल है। क्या है? आयोडिक अम्ल बना है। और उसके साथ जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है और जल भी प्राप्त हुआ है। तो यह जो है रासायनिक गुण आपको बताया गया और इसके पहले जो है प्रयोगशाला विधि बताया गया था और उसके भौतिक गुण भी बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के प्रयोगशाला विधि जरूर देख लीजिए। अब इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है इसमें थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग जो है यहाँ पे निम्न है। पहला जो है उर्वरक बनाने में, मतलब खाद बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो इसका उपयोग है प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। मतलब प्रबल जो है ऑक्सीकारक के रूप में अगर प्रयोग करना रहता है तो किसका प्रयोग कर सकते हैं? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और चौथा जो है रंग है, इत्र है, औषधिया है, कृत्रिम रेशे आदि बनाने में जो है नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चौथा जो है गोल्ड मतलब सोना तथा सिल्वर को साफ करने में, मतलब सोना को साफ करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोना को साफ करने में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और पांचवा जो है विस्फोटक पदार्थ बनाने में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और छठवां जो इसका उपयोग है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक विधियां कितने हैं इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन की 2 विधियां हैं। पहला विधि का नाम है ब्रकलैंड आइड विधि या आर्क विधि। दूसरा का नाम है ओस्टवाल्ड विधि या आधुनिक विधि। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रकलैंड आइड विधि या आर्क विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है, इसके सचित्र बताना है। मतलब चित्र के सहायता से आपको बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पहले हेडिंग नोट कर लेंगे कि ब्रकलैंड आइड विधि या आर्क विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि। मतलब ब्रकलैंड विधि से या आर्क विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है, अब इनके बारे में समझेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे कि ब्रकलैंड आइड विधि में विद्युत आर्क भट्ठी में
अति उच्च ताप पर वायु को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को सीधे संयोग से नाइट्रिक अम्ल बनता है। मतलब यह जो विधि है वह विद्युत आर्क विधि रहता है और उसमें उच्च ताप की आवश्यकता होता है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को सीधे जब संयोग करते हैं तो क्या बनता है, नाइट्रिक अम्ल बनता है। तो क्या इसमें एक ही रिएक्शन से होगा, तो नहीं, इसमें जो है 4 चरण होता है और 4 चरण के द्वारा ही यह जाकर के नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। तो यहाँ पहला चरण क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ध्यान देंगे, हाँ, नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को जब मिलाएंगे तो यहाँ बनेगा, सबसे पहले बनेगा नाइट्रिक जो है ऑक्साइड बनेगा और यह जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। क्या बनेगा यहाँ पर 2NO बनेगा। तो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाए हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है। अब यह नाइट्रिक ऑक्साइड जो है 2NO जो है ऑक्सीजन से जब क्रिया करेगा, किससे क्रिया करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो यह जो बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2NO2, इसको कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। पुनः जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है जल के साथ क्रिया करता है। किसके साथ, जल के साथ जब क्रिया करता है तो यहाँ पे जो है नाइट्रिक अम्ल बनता है, लेकिन जो है शुद्ध नहीं रहता है, HNO3 प्लस HNO2। अब यहाँ पे जो है नाइट्रिक अम्ल तो बना, लेकिन जो है यह अभी जो है शुद्ध नहीं है। अब इसको अच्छा जो है मतलब शुद्ध जो बनाने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ HNO2 को लेंगे, यह HNO2 जो है इसको लेंगे और इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो यह जब गर्म करेंगे तो यहाँ पे गर्म करने पे क्या बनेगा, तो यहाँ बन जाएगा 2NO, नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनेगा और HNO3 भी बनेगा और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त होगा। और यहाँ संतुलित करने के लिए यहाँ 3 लगा देंगे, दोनों पक्ष जो है अब क्या हो चुका है, संतुलित हो चुका है। तो यहाँ पे जो 4 रिएक्शन को लिखना पड़ेगा, तो चारों रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। पहला जो रिएक्शन क्या है, नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। पुनः जो है नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। अब यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ जब क्रिया करता है तो नाइट्रिक अम्ल बनता है, लेकिन जो है शुद्ध नहीं रहता है। तो इसलिए HNO2 को पुनः गर्म करते हैं तो यह नाइट्रिक अम्ल बन गया। तो अब चित्र के माध्यम से समझेंगे कि ब्रकलैंड जो विधि से जो है नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है। तो अब नाइट्रिक अम्ल जो है ब्रकलैंड आयड विधि द्वारा कैसे बनेगा, तो अब ये चित्र को पहले आप सभी विद्यार्थी देख लीजिए। इसमें जो जो भाग है तो उस भाग को पहले नाम जानेंगे और उस भाग में क्या क्या क्रिया होता है इसके बारे में भी समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जानकारी रखेंगे कि इस विधि में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जो है धूल के कणों सहित जो है पहले ब्लोअर में लाते हैं। क्या इसमें लाते हैं, ब्लोअर में लाते हैं। अगर ब्लोअर में जब लाते हैं तो उसके अंदर जो धूल के कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, यहाँ से समाप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद से इसमें लाते हैं, किसमें, विद्युत आर्क या भट्ठी है। क्या है, विद्युत आर्क है और यह जो है 3000 डिग्री सेल्सियस यह गर्म है। क्या है, यह विद्युत जो आर्क भट्ठी है वह कितने डिग्री सेल्सियस है, तो 3000 डिग्री सेल्सियस तक यह गर्म रहता है। इसमें जो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, तो विद्युत आर्क भट्ठी में जल स्थिति कापर का इलेक्ट्रोड है। किसका है, कापर, ये लिखा है Cu इलेक्ट्रोड लिखा है ना, ये Cu का इलेक्ट्रोड मतलब कापर का जो है इलेक्ट्रोड है और ये जो विद्युत आर्क उत्पन्न इसमें किया जाता है।
आर्क को समकोण लगे विद्युत चुम्बक आर्क में एक वृत्ताकार क्या है, एक वृत्ताकार डिस्क के रूप में फैला देते हैं, जिसका ताप लगभग कितना होता है, तो 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखेंगे यहाँ पे जो ताप होता है वह 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पे जब वायु इस वृत्ताकार आर्क से निकलती हैं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से जब क्रिया करती हैं तो यह क्या बना है, नाइट्रिक ऑक्साइड इसके अंदर बन करके किस में आ जाता है, वह शीतलक में आ जाता है। मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब इसके अंदर मिल जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। और पहला रिएक्शन में भी देखे हैं हम लोग कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाए हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड किस में आ जाता है, शीतलक में आ जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे कि शीतलक में जब आता है तो यहाँ पे इसका जो ताप होता है वह 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। पहले यहाँ ताप 3000 डिग्री सेल्सियस था, अब शीतलक में जो है 1000 डिग्री सेल्सियस जो है ताप हो जाता है। शीतलक मतलब ठंडा, मतलब इसको यहाँ ठंडा किया जाएगा और उसका ताप जो है 3000 से कितना 1000 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। फिर गैसीय मिश्रण को जिसमें लगभग 1% जो है नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, और यह जो बॉयलर क्या है, बॉयलर में आता है, यहाँ से जो है 1% जो है नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है बॉयलर में आता है। और यहाँ बॉयलर में जब आ जाता है तो यहाँ पे जो है बॉयलर गैसों को ऊष्मा देकर जल वाष्प बनाता रहता है और गैसें लगभग यहाँ पे जो है 150 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। पहले यहाँ 3000, यहाँ पर 1000 और बॉयलर में 150 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और यहाँ से जब 150 डिग्री सेल्सियस होने के बाद ये किस में चला जाता है, ऑक्सीकारक टावर में चला जाता है। मतलब वहाँ पे जो गैसीय मिश्रण जब हो जाता है, यहाँ पे जो होगा गैसीय मिश्रण वह 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना, 50 डिग्री सेल्सियस जब इसके अंदर जाएगा तो 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और यह जो नाइट्रिक जो अम्ल होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, वह ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। तो किस कक्ष में बनता है, ऑक्सीकारक कक्ष में बनता है। और यहाँ से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होते हैं वह अवशोषक टावर में चले जाते हैं। किस टावर में, अवशोषक टावर में चले जाते हैं। और उसके ऊपर देखेंगे अवशोषक टावर में ऊपर से जल को क्या करते हैं, गिराया जाता है। और जब जल में जब गिराया जाता है, जल इसके अंदर गिराया जाता है और इसके अंदर क्वार्टर्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, क्वार्टर्स। और ये जल को जो है क्या करता है, गिराने पर जब जल गिरता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल में अवशोषित हो जाती है और नाइट्रिक अम्ल का तनु विलयन बन जाता है। तो यहाँ पे जो है HNO3 बन गया, नाइट्रिक अम्ल बन गया। तो आप सभी विद्यार्थी इस चित्र के माध्यम से यहाँ पे नोट किया जाएगा और इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा। तो यहाँ लिख लीजिएगा कि इस विधि में कार्बन डाइऑक्साइड और धूल के कणों सहित कणों रहित, मतलब जो धूल के जो कण है वह रहित, मतलब इसके अंदर जो नहीं रहना है, मतलब धूल कणों से रहित शुष्क वायु एक विद्युत आर्क भट्ठी में जल शीती कॉपर इलेक्ट्रोड के बीच विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है। मतलब यहाँ से जब वायु और जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है धूल के कण जो है ब्लोअर से हटा दिया जाता है और किसको भेजा जाता है, विद्युत आर्क में भी भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, आर्क के समकोण लगे विद्युत चुम्बक आर्क को एक वृत्ताकार डिस्क के रूप में फैला देते हैं। मतलब यह जो है वृत्ताकार डिस्क के अंदर जो इसके अंदर फैला देते हैं और इसका ताप जो होता है लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। इस वायु इस वृत्ताकार आर्क से निकलती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती हैं। मतलब इसके अंदर जो क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO कहा जाता है। चित्र में देख लीजिए। और यह कितने प्रतिशत होता है, लगभग 1% तक जो है नाइट्रिक अम्ल यहाँ बनता है। और यह किस में लाते हैं, तो शीतलक में लाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अब
कि अब नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है भट्ठी से निकलने वाली गैसों को शीघ्रता से शीतलक में 1000 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं। फिर गैसीय मिश्रण को इसमें लगभग 1% नाइट्रिक ऑक्साइड होती हैं बॉयलर में से प्रवाहित कराते हैं। मतलब यह जो शीतलक से जो है किस में लाते हैं तो बॉयलर में लाते हैं, और यहाँ बॉयलर में लाते हैं तो वहाँ पे इसका ताप लगभग 150 सेल्सियस हो जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे बॉयलर में गैसों का ऊष्मा लेकर जल वाष्प बनता रहता है और गैसें लगभग जो है 150 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं। गैसीय मिश्रण को 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके उसके लोहे के बने हुए ऑक्सीकारक टावर में प्रवाहित करते हैं। तो अब यहाँ जो है लोहे का जो बना है यह ऑक्सीकारक जो कक्ष होता है, यहाँ पे जो है नाइट्रिक जो ऑक्साइड होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे ताप हो जाता है। यहाँ पर 3000 और शीतलक में 1000, बॉयलर में 150 और ऑक्सीकारक जो कक्ष में जाता है वहाँ पे उसका ताप जो है 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऑक्सीकारक जो टावर बना होता है वह किसका बना होता है तो लोहे का बना होता है। तो यहाँ लिख लें ऑक्सीकारक टावर में प्रवाहित करते हैं जहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे चित्र में जो नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से जब क्रिया किया है तो वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया है। अब इसके बाद क्या होगा तो यहाँ लिखेंगे इसके उपरांत, उपरांत मतलब इसके बाद गैसीय मिश्रण को क्वार्टर से भरे हुए 65 से 80 फीट ऊंचे और 18 फीट व्यास के ग्रेनाइट से बने हुए अवशोषक टावरों में भेज दिया जाता है। मतलब अवशोषक जो टावर होते हैं यह जो बना हुआ है अवशोषक टावर है, और यह अवशोषक टावर जो है जो क्वार्टर से भरे हुए हैं और 65 से 80 फीट ऊंचे जो हैं और 18 फीट व्यास वाले ग्रेनाइट से बने हुए अवशोषक टावर में इसको क्या करते हैं, भेज देते हैं। और इसमें किसको भेजते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को भेजते हैं। तो यहाँ लिखते चलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अब ग्रेनाइट से बने हुए अवशोषक टावरों में भेज देते हैं जिनके ऊपर से जल गिराया जाता है। मतलब चित्र में देखे हैं जो ऊपर से जो है जल को गिराया जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल में अवशोषित हो जाती हैं और नाइट्रिक अम्ल का तनु विलयन बन जाता है। मतलब जो है यहाँ नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड है वह जल में अवशोषित हो जाते हैं और नाइट्रिक अम्ल का तनु विलयन बन जाते हैं। इस विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करने में बहुत विद्युत शक्ति का आवश्यकता पड़ती है, अतः यह विधि बहुत कम प्रयुक्त होती है। मतलब जो है ब्रकलैंड जो विधि होता है इस विधि में जो है विद्युत जो है शक्ति की अधिक आवश्यकता पड़ता है, इसलिए यह जो है बहुत कम प्रयुक्त किया जाता है। मतलब इस विधि का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। अब हम लोग दूसरा जो विधि क्या था ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है। तो आज हम लोग जो पढ़े हैं ब्रकलैंड विधि या आर्क विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे बना, चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया, नोट्स को भी आपको बताया गया, और आप सभी विद्यार्थी जब इस नोट्स को नोट कर लेंगे और इसे जब 2 बार पढ़ेंगे तो आपको निश्चित है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का जो पढ़ाई रहेगा इतना ही रहेगा। अब कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है, यह कल के वीडियो में बताया जाएगा। आज जो हम लोग पढ़े हैं तो आप सभी विद्यार्थी से कॉपी में अपने नोट कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।